नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज। केमिस्ट्री में हम लोग आज वो क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि बीपीएससी में, बीएसएससी में, किसी अदर स्टेट के एसएससी या पीसीएस में, रेलवेज में, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? ऑप्शंस है ए मैग्नीशियम, बी लिथियम, सी सोडियम या डी कॉपर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी लिथियम। इलेक्ट्रिक कार में जो बैटरी प्रयोग की जाती है उसमें लिथियम का के यौगिक का प्रयोग होता है। लिथियम के यौगिक का क्या नाम है जो प्रयोग होता है? उसका नाम है लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? यहां पूछ रहा है कि एक परमाणु के केंद्रक में केंद्रक के चारों ओर जो घूमते हैं उस कण का नाम क्या है, और ये भी बताया गया कि वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा परमाणु का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। परमाणु क्या रहता है? तो ये देखिए, परमाणु का केंद्रक है और ये कक्षा है जिसपे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये अब एक चीज देखिए, जो केंद्रक में होता है, कुछ चीजें यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे। ध्यान दीजिए, केंद्रक में दो चीज होती है, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये केंद्रक में होता है, जबकि यानी कि जहां प्लस का साइन है वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि इसके चारों ओर इस कक्षा में जो घूमते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर कक्षा में घूमते रहते हैं। तो ये केंद्रक हो गए, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक रूप से आवेशित, यानी ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश कहाँ होगा? ये देखिए, केंद्रक में धन आवेशित भी होता है। केंद्रक यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन हमारा धन आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। यहाँ लिखाएगा नहीं, नीचे लिखते हैं, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। अब देखिए यहां से हम लोग क्या क्या सीखे। पहला कि केंद्रक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्रक के चारों ओर कक्षा में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। केंद्रक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसमें किस पे कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन में धन आवेश, न्यूट्रॉन में ऋण आवेश, सॉरी न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश। अब इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। कौन सा घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऋण आवेश भी यही होते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। आज का तीसरा प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शंस है ए चैडविक, बी रदरफोर्ड, सी नील बोर या डी रॉइंगटन। एक बार फिर से देखिए, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चैडविक। चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार। अब कब दिया गया है यह आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब हमको देना है। कमेंट बॉक्स में करिए कि चैडविक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया न्यूट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है आज का, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में
न्यूट्रॉनों की संख्या है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, जबकि क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक दिया हुआ है कितना, 17, परमाणु द्रव्यमान 36। यहां से आप बहुत चीज सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले यहां से हम लोग, इस क्वेश्चन से कुछ भी पूछा जा सकता है इतना डाटा देकर। देखिए परमाणु क्रमांक 17, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, ठीक है, और इतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होती है। तीन चीज यहां से आपको पूछा जा सकता था कि 17 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो सब बराबर होता है, यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होती है। चलिए अब दूसरा, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है, यहां से हम लोग करेंगे परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये होता है परमाणु द्रव्यमान। अब हम लोग यहां देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक 17 है, यानी जितना 17 परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या है, तो हम लोग यहाँ लिख दिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 36। 36 इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 17। क्यों होगा 17, क्योंकि परमाणु क्रमांक 17 है, तो जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन की भी संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। अब प्लस न्यूट्रॉन की संख्या नहीं मालूम तो n लिख दिए, तो n हम लोग निकाल लेंगे कितना, 36 माइनस 17, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। आंसर क्या हो जाएगा आपका 19। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आज का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। ऑप्शन से ए सीसा, बी रांगा, सी जिंक या डी पारद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी पारद। पारद अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। छठा प्रश्न है आज का, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण, सोना, इनमें से कौन से पदार्थ में घुल जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले ऑप्शन देखिए, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है नाइट्रिक एसिड, तीसरा है एक्वारेजिया या चौथा एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक्वारेजिया। सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है। अब हम लोग जानेंगे एक्वारेजिया है क्या, तो एक्वारेजिया किसको बोलते हैं, तो एक्वारेजिया है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यौगिक। देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आता है एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल मिले होते हैं, या किस किस अम्ल के मिलने से एक्वारेजिया बनता है, या किस अनुपात में मिलाने से एक्वारेजिया बनता है। तो आज देखिए सबका आंसर मिलेगा आपको इसी में, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl लिख देते हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम लोग अगर 1:3 में मिला दें, किस में मिलाएंगे, 1:3 में, यानी एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड होगा और 3 हिस्सा HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। इस तो उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग एक्वारेजिया। अगर इस लिक्विड में नाइट्रिक अम्ल एक हिस्सा और 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग सोना को मिलाएंगे, डालेंगे तो सोना घुल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्वारेजिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्वारेजिया में इसका अनुपात पूछा जाता है हमेशा कि नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात क्या होता है, तो 1:3। छठा प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉरी छठा हो गया, सातवां प्रश्न है, क्वार्ज एक रूप है किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, या सोडियम सिलिकेट का, या तीसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, या डी मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन, क्वार्ज एक रूप है किसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SiO2। चलिए, 8वां प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है ए तांबा, बी टंगस्टन, सी नाइक्रोम या डी जस्ता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग बिजली की इस्त्री यानी आयरन, जिससे हम लोग कपड़े को आयरन करते हैं, इस्त्री में इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। हीटर में भी, हीटर के कॉइल में भी नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ऑप्शन है आपके सामने, ए इंडियम, बी जर्मेनियम, सी गंधक या डी ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक का काम करता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन या डी ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, देखिए अगर ऑप्शंस में एक से अधिक भी रहता, अगर ई ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका जवाब होता प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। एलपीजी में, एलपीजी इसका आंसर पहले देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन, सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है, इसलिए आंसर हम लोग ब्यूटेन लगाएंगे। लेकिन जनरली एलपीजी में क्या क्या होता है मुख्यतः? तो एलपीजी में मुख्यतः होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। जबकि अगर प्राकृतिक गैस आपसे पूछा जाता कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस में लिख लीजिए हम लोग, एलपीजी कौन सा गैस है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस में अगर पूछता तो इसमें होता मीथेन और इथेन। इसमें क्या होता? मीथेन लिखा है, प्राकृतिक गैस में मीथेन प्लस इथेन। प्राकृतिक गैस में, एलपीजी में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, लेकिन ज्यादा क्या होता है? ब्यूटेन। इसलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ब्यूटेन। अगर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होता तो जरूर ई आंसर होता, क्योंकि ये दोनों ही प्राकृतिक एलपीजी में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है ए U-235 यूरेनियम 235, बी U-238 यूरेनियम 238 या यूरेनियम 234 या डी है यूरेनियम 236। तो इसमें सही जवाब है यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो यूरेनियम का जिस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है वो है U-235 यूरेनियम 235। 12वां प्रश्न है आपके सामने, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ए फ्लोरीन, बी पोटेशियम, सी सीसा या डी एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी पोटेशियम। पोटेशियम का प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न 13वां है कि रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। वल्कनित का मतलब होता है वल्कनाइजेशन। वल्कनित करने के लिए किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलिकॉन या डी फास्फोरस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी सल्फर। सल्फर को रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वल्कनित का मतलब हो गया कोमल, कोमल बनाने के लिए। अगर इसको ठोस बनाना हो तो इसमें हम लोग कार्बन मिलाते हैं। अगर ठोस बनाना हो रबर को, कार्बन मिलाकर ठोस बनाते हैं। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील है? ऑप्शन है ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
डी हाइड्रोजन। चलिए 15वां प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है ए डाल्टन, बी एरविन श्रोडिंगर, सी नील्स बोर या डी रदरफोर्ड। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे पहले व्याख्या नील्स बोर ने की थी। आपका जवाब है सी। 16वां प्रश्न है, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी फास्फोरस या डी हाइड्रोजन। तो आपको बताना क्या है इसमें कि प्रकृति में सबसे अधिक किस तत्व का प्रतिशत होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, ये प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा डी सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदूषक ही है। एक ही आंसर देना है तो चूंकि CO ये खतरनाक है CO2 के कंपेयर में, ये थोड़ा कम खतरनाक है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगर ई ऑप्शन होता तो दोनों ही हमारे लिए खराब है, दोनों ही वायु प्रदूषक है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम या डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हीलियम, सी हीलियम सही जवाब है। हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर गोताखोर लेकर जाते हैं और सांस लेने के लिए वो इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? हीलियम को ऑक्सीजन के साथ। 19वां प्रश्न है आपके सामने, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन या डी नियोन। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब है ए क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किस कारण होता है? ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, सी हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास होता है। 21वां प्रश्न है आपके सामने, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी फास्फोरस। ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। रिपीट हो गया क्वेश्चन। 22वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव है? ऑप्शन है ए उष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, सी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह या डी वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, आप पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते होंगे कि सूरज से जो भी रोशनी आती है धरती पर, वो यहां से इसको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ की गर्मी को अपने में सोख कर रख लेता है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। धरती से जो भी रिफ्लेक्ट करके जाता है वो होने नहीं देता है, जिस कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है धरती की। 23वां प्रश्न आपके सामने, बोन एस में होता है, आपको बताना है बोन एस में क्या होता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम सल्फेट, बी फॉस्फेट एसिड, सी कैल्शियम फॉस्फेट या डी कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट।
तो बोनेस का नाम से पता चल रहा है कि बोनेस हड्डी का राख, एस का मतलब राख, हड्डी के राख में क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हड्डी जिससे बना होता है राख में वही पाया जाएगा। तो हड्डी क्या होता है, एक तो कैल्शियम होगा हड्डी में, दूसरा क्या होता है, हड्डी है तो फॉस्फोरस भी होगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा बोनेस में। बोनेस में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला लास्ट 24वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं अवायु श्वसन, वायु श्वसन, दहन या किण्वन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किण्वन। अल्कोहल का उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आज का आखिरी प्रश्न है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है। ऑप्शन से एक सुपोषण, बी कठोरता, सी क्षारता या डी अम्लता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी क्षारता। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता क्षारता के कारण होती है। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न केमिस्ट्री के। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो डेली देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपको ये प्रश्न याद हो जाए। चलते हुए भी देखिए, बैठे हुए देखिए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तब भी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।